जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानिक में आपका स्वागत है। आइए आज टेस्ट सीरीज नंबर 2 करते हैं। यूपी पीसीएस 2023 के लिए आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस 2023 जो 14 मई को होने वाला है, उसके लिए ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है जो वो आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और 2 में है विद्वान ने मतलब किसने किस सिद्धांत को दिया था। तो आपका इसमें जो पहला है निहारिका परिकल्पना, इसको किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दिया था। दूसरा है वायव्यक राशि का परिकल्पना किसने दिया था? तो इसको कांट ने दिया था। कांट जो एक दार्शनिक था। और एक ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया था? तो इसको दिया था चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने दिया था। और ज्वारीय परिकल्पना जीन्स एवं जैफ्रीज ने दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर नंबर डी 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है। ये चीज़ ध्यान देना है, असत्य है या सत्य। इसको अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ भी बहुत गलतियाँ होंगी। तो ये आपका यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, सही है। अगला यह परिघटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, ये भी सही है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में ही स्थान पर स्थित थे, ये भी सही है। अब बचा आपका डी। आरंभ में इनका आयतन अत्यधिक था तथा तापमान एवं घनत्व शून्य था, जो कि ये गलत है। आरंभ में इनका तापमान तथा घनत्व अनंत था, तो ये आपका गलत हो गया। आपका सही आंसर इसमें ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीतरी ग्रह पाए जाते हैं, इसी को आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। तो भीतरी ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? बृहस्पति और शनि के मध्य, गलत है। सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच की पट्टी के मध्य, यही आपका सही आंसर है। इसी के मध्य पाए जाते हैं। पिछली टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन था। तो भीतरी ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो इसको हम लिख देते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यही 4 ग्रह हैं जिनको भीतरी ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष साधन है? मतलब कौन से भूगर्भ के बारे में जो है डायरेक्ट देते हैं? तो इसमें से आपका सही आंसर देखते हैं। ज्वालामुखी, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकत्व। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा भूगर्भ। ज्वालामुखी जो है ये भूगर्भ की आपकी क्या है? सही जानकारी देती है। जो जानकारी, क्योंकि ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो लावा मैग्मा पृथ्वी पर ऊपर आता है। जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ से जब टूट कर उद्गार होता है तो यहाँ से लावा मैग्मा क्या होते हैं? ऊपर आते हैं। इसी साक्ष्य का परीक्षण किया जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूकंप का प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव है? धरातलीय विसंगति, मृदा द्रवण, सुनामी, उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा सभी। भूकंप के आने से ये सभी प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसके और भी प्रभाव हैं, जैसे भूस्खलन है, क्या है? भूस्खलन है, या फिर सुनामी भी इसी से आता है, तो लिखा ही है। और कई चीज़ें होती हैं, जैसे बांधों का टूटना, बड़े बड़े डैम वगैरह बंधे रहते हैं, धरातलीय झुकाव इत्यादि होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो आपका पहला है महाद्वीपों की तुलना में महासागर के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई कम है। तो ये आपका जो है इसमें क्या है? असत्य पूछा है, सही आंसर है। भूपर्पट्टी एवं मेंटल के ऊपरी भाग को सम्मिलित रूप से स्थल मंडल कहा जाता है। तो आपका ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित देश में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब यहाँ नहीं आता है। तो इसको ध्यान देने योग्य बात है। तो इसमें से तिब्बत आपका है और बांग्लादेश ये भी गलत है, तिब्बत ये भी गलत है, भूटान ये सही है, भारत गलत है। यहाँ ब्रह्मपुत्र बोल रहा है और इसके अंतर्गत नहीं आता। अब भारत के मैप को अगर निहारेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ से जो आती है तिब्बत से होते हुए ये तो भूटान यहाँ पे पड़ता है, भूटान छूट जाता है। आपको मैप में दिखाते हैं। ये आपकी देखिए भारत का ये मैप है, ये भारत का मैप है और यहाँ पे है भूटान। भूटान आपका जो है ये यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्लैक में, ये आपका भूटान है। यहाँ पे भूटान है, ये भूटान ही दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे भूटान है। बाकी जो देश थे जैसे भारत, तो भारत में ये यही है ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश भी है और ये तिब्बत से यहाँ से निकलती हुई जाती है। तो ये देख सकते हैं आप मैप में ऐसे ही है। तो भूटान ये टच नहीं होती उसमें, बाकी सारे आंसर सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आइसोनेफ रेखा है बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को दर्शाने वाला रेखा, समुद्री तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई गहराई की माप होती है, किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा, और चौथा आपका मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। तो आपका इसमें सही आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, मेघाच्छादन जो होती है समान क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहा जाता है, आइसोनेफ रेखा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें हैं, जैसे जो यहाँ पे बर्फ़ के गिरने वाले समान क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आइसोनिफ, इसको आइसोनिफ बोला जाता है, क्या, बर्फ़ के समान क्षेत्र वाले को। और समुद्र तल की क्षैतिज वाले इसको क्या बोला जाता है, डेटम रेखा, डेटम रेखा इसको बोला जाता है। और यहाँ पे किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप के प्रदर्शन करने वाले इसको क्या बोला जाता है, आइसोनोमल, आइसोनोमल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, अध्यात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का प्रमुख होता है, सही है। अगला है कि अर्ध अध्यात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जैसे भारत। तो ये आपका आंसर दोनों ही सही है, तो आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पे अध्यात्मक देश कौन सा है, जैसे आप देख सकते हैं यूएसए, अमेरिका, और यहाँ पे आप भारत देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन अभिकथन और दूसरा को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन है कि भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है। अगला है कारण कि भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। ये आपका अगला कथन। तो इसमें जो आंसर सही होगा क्या हो जाएगा इसमें सही, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ए और दोनों ही सही हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एकीकृत न्याय मतलब यहाँ पे जो न्याय व्यवस्था है एकीकृत है। यहाँ पे सर्वोच्च जो है न्याय व्यवस्था ऐसे ही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है और मिड में आपके हाई कोर्ट होता है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो हमारे यहाँ त्रिकोणीय जो है सिस्टम है इसकी, और यहाँ पे प्रांतीय स्तर पर कोई न्यायपालिका नहीं होता। अनुच्छेद 324 में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन सा उपाय है। पहला है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं करना, ये आपका सही है। न्यायाधीशों को
न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना, ये भी आपका सही है। दूसरा है न्यायपालिका की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका उपाय जो है ये तीनों ही उपाय हैं, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वभौमिक मताधिकार से क्या आशय है। सार्वभौमिक मताधिकार से देश के समस्त नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, ये गलत है। समस्त नागरिक में बच्चा छोटा सब आ जाता है। अगला है देश के समस्त वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, तो ये आपका सही है। वयस्क उसे बोला जाता है जो 18 वर्ष से अधिक हो गया हो, उसी को। और इसे 68वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने का अधिकार कर दिया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आंसर आपका बी है। फास्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है जिसे, विकल्प देखते हैं, कुल मतों का बहुमत प्राप्त होता है, ये गलत है। कुल मतों की 3/4 प्राप्त होती है, ये भी सही है। और अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होता है, ये सही है। यही आपका बी, सी नंबर आपका सही है, और डी से कोई मतलब नहीं है, सी सही निकलता है। इसका मतलब होता है कि इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में यही सिस्टम प्रणाली लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये एक अर्थशास्त्री थे और इन्हीं के एक सिद्धांत है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था गलत है, मिश्रित अर्थव्यवस्था ये भी गलत है। आपका सही आंसर सी हो जाएगा, उदारवादी अर्थव्यवस्था जो है ये एडम स्मिथ के अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। एडम स्मिथ ये जो है उदारवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें जहाँ पे सरकार का क्या होता है, सरकार का जो है आर्थिक गतिविधियों में कम हस्तक्षेप होता है, और जबकि निजी अधिक क्या होता है, निजी क्षेत्र अधिक प्रभावी एवं स्वतंत्र होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, उदारवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। पहला है इसमें उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार होती है। दूसरा, इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा आपका सही है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है, जैसे कि अमेरिका की बात करें, जैसे यूएस से, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसी वस्तुओं का यहाँ पे क्या होता है, बाजार में मांग जिसका होता है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है स्वतंत्रता पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, ये आपका सही है। अगला है इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था, तो ये भी आपका क्या है, सही है, दोनों ही सही है। लेकिन ये इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था, इसीलिए स्वतंत्रता पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता की गई, तो ये गलत है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, यानी कि बी इसका होगा, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं। दूसरा, इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश के अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना होता है। तो इसमें आपका जो है दोनों ही विकल्प सही हैं, तो आपका सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांकेतिक सिक्के से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपका सांकेतिक सिक्का वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक हो, गलत है, अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक हो। अगला है वह सिक्का जिसका धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से
अधिक है, ये गलत है। वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य के बराबर होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका ये सही है। जैसे जो हम लोग 1 का सिक्का देते हैं, उस सिक्के के जो मेटल्स होते हैं वो 1 रुपये के वैल्यू के बराबर होते हैं। सिक्के का निर्माण ऐसे ही होता है कि जो सिक्का होता है उसका वैल्यू जो भी मेटल होता है, धातु होता है, उस जो जितना रुपया लिखा रहता है उसके धातु में उतना ही क्वालिटी, बेचने पर भी उतना रुपया मिलेगा। लेकिन नोट आप देख लीजिए, 1000 का नोट है जिस पे लिखा है उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो चीज़ होता है ये क्या है, सांकेतिक सिक्का कहते हैं इसी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकी दबाव मतलब इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई है? बार, नाट, जूल, ओम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बार जो है इकोलॉजिकल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि नाट का उपयोग कहाँ पे होता है, समुद्री गति मापने के लिए। क्या, समुद्री गति मापने के लिए, समुद्री गति मापने के लिए क्या होता है, नाट का यूज होता है। और जूल का यूज जो होता है हम यहाँ पे कार्य या ऊर्जा को मापने के लिए, कार्य या ऊर्जा के मापन के लिए जूल। ओम का क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध मापन के लिए ओम का प्रयोग किया जाता है, विद्युत प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवासन, सूचना। उपरोक्त में से मानव पूंजी निर्माण, यहाँ पे मानव पूंजी है, पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। तो आपका इसमें जो विकल्प होगा ना, पांचों ही सही है। उपरोक्त सभी विकल्प यहाँ पे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और आर, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन यह है कि चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त है। कारण है, चोल शासकों के इतिहासकारों द्वारा प्रतिदिन अपनी विजय गाथाओं का लिखवाया जाता था। ये गलत आंसर है, आर गलत है। तो इसका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, ए सही है जबकि आर गलत है। चोलों के विषय में हमें अनेक पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त है अभिलेखों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारतीय राजा को बावरा कहा था? तो आपका मार्को पोलो, अल मसूदी, सुलेमान, इब्न बतूता। तो आपका इसमें सही आंसर जो हो जाएगा, अल मसूदी जो था इसी ने क्या कहा था, किसको, भारतीय राजा को बावरा कहा था। किसको, और इसका जो ये अल मसूदी जो था ये बगदाद का निवासी था, बगदाद का रहने वाला, और 1915-16 में गुजरात की यात्रा पे आया था, 1915-16 में। इसी समय इसने क्या किया था, गुर्जर प्रतिहार राज को अल जजूर और राजा को बावरा कहा था। गुर्जर वंश को क्या बोला था, अल जजूर, और वहाँ के राजा को बावरा बोला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सा कथन सत्य हैं? प्रतिहार राजा भोज आदि वराह की उपाधि धारण की थी, यह आपका है। अगला, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा क्या, ए सही है। मतलब राजा जो प्रतिहार राजा भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, जबकि ये गलत है, आपका ये सही है। जो राजा प्रतिहार थे वो विष्णु के ये भक्त थे, इन्होंने इसकी उपाधि धारण की थी। इनके कुछ सिक्कों पे भी आदि वराह शब्द का अंकित मिलता है। राष्ट्रकूट राजा जो थे ये अमोघ वर्ष नहीं थे, बल्कि राजा कौन थे, कृष्ण प्रथम थे, जिन्होंने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर क्या किया था, बनवाया था। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, लगभग 9वीं सदी में इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1927 में बहिष्कृत समाज नामक
पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया? यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी? तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में छपती थी, जो कि कहाँ से, ये क्या था, एक 1924 में यहाँ पे एक बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया गया था, जो इस जो बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन यहीं से हुआ था। 1924 में इन्हीं के द्वारा एक क्या किया गया था, बहिष्कृत हितकारी समाज का गठन किया गया था, और यहीं से 1927 में क्या होता था, इसका जो है प्रकाशन होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? मध्यकालीन कवि हैं और एक तरफ रचनाएं हैं। तो हम देखते हैं इसको। मुल्ला दाऊद, इनकी रचना चंदायन है, ये सही है। अमीर खुसरो की रचना आशिका है, ये भी सही है। सोमनाथ, राग विबोध, तीनों के तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में ज़वाबित का सही आशय क्या था? सैनिकों के वेतन के रूप में दिए जाने वाला भूभाग, उलेमा व काजी को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, और शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम, अकाल के दौरान भू राजस्व वसूली से प्राप्त छूट। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा जो बनाए गए नियम थे, उसी को ज़वाबित का आशय इसी से है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। तो आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो ये भी जानना जरूरी है। ये 1775 से 1782 तक चला था। इसमें किसी की जीत नहीं हुई थी, और 1782 में यहाँ पे सालवाई की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चाहिए ऐसे क्वेश्चंस जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, और जितने भी युद्ध हैं सब भी बहुत ही जरूरी युद्ध हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संस्था, संबंधित व्यक्ति। पहला है इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। आपका ये सही है। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना किसने किया था? तो जस्टिस रनाडे ने किया था, ये भी सही है। कब किया गया था अभी बताएंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये सुब्रमण्यम अय्यर, ये गलत है, यही विकल्प आपका गलत है जो कि पूछा है, सही नहीं है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, ये भी सही है। तो आपका नहीं पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे के सारे इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी ये 1876 में किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में किया गया था जस्टिस रनाडे के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 में किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और इसी समय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी गठन किया जाता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसका किसने किया था? तो इसका 1866 में किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कहाँ? लंदन में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मराठा शासकों ने निम्नलिखित में से किस गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा दी थी? किसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा दी थी? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, छत्रपति शिवाजी, राजाराम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें छत्रपति शिवाजी को इन्होंने क्या बोला था? गौ ब्राह्मण। इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1621 में। कहाँ पे हुआ था? सिवनेर में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से
प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित हैं। तो आपका इसमें से जो पहला है प्राकृतिक जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, बेरोजगारी, शांति एवं स्थायित्व। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या पूछा है, प्रवास प्रतिकर्ष। मतलब प्रवास का मतलब कहीं से जैसे गांव से शहर आना या एक देश से दूसरे देश जाना, क्या क्या कारक हो सकते हैं। तो इसमें प्रतिकूल जलवायु हो सकता है, जैसे आप जलवायु में मान लीजिए आप अभी इस समय ज़्यादा लोग हिमाचल प्रदेश वगैरह में जाना तय करते हैं। प्राकृतिक विपदाएं, जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आते हों और समस्याएं हों, बाढ़ आता हो, सूखा पड़ता हो। तीसरा बेरोजगारी, ये भी एक तीनों है जो कारक महत्वपूर्ण है, जबकि शांति व्यवस्था ये नहीं है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा इस हिसाब से। अब यहाँ पे प्रतिकर्ष दिया है, इसी को बोलते हैं पुश फैक्टर, पुश फैक्टर्स इसको बोलते हैं। और एक होता है पुल फैक्टर, यानी कि अपकर्ष। अपकर्ष के अंतर्गत क्या आता है, जब आदमी कहीं अपकर्ष से जाता है तो उसको बोलते हैं बेहतर अवसर, जैसे शांति, स्थायित्व, रहन सहन, अनुकूल जलवायु, ये सब अपकर्ष में आते हैं। तो ये शांति भी इसी में आएगा, अपकर्ष यानी कि पुल का मतलब होता है अपकर्ष, खिंचाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। शहर और झील, टोरंटो ओंटारियो, आपका 31 का देख रहे हैं हम, टोरंटो ओंटारियो झील ये आपका सही है। शिकागो मिशिगन झील ये भी सही है, और डुलुथ सुपीरियर झील ये भी सही है। जबकि डेट्रॉयट जो है ह्यूरॉन ये गलत है। आपका इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। तो ये जो झील है ये कहाँ पे है, डेट्रॉयट इरी झील जो है, इरी झील के किनारे स्थित है। कौन सा, इरी झील के किनारे ये शहर स्थित है, बाकी सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्षेत्रफल मापने के लिए, दिशा मापन में, दूरी मापन में, प्रवणता मापन में। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा दूरी मापन में ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है। चीता, मास्को, कंजना, उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर सभी है, साइबेरियन में सभी, ये जो बता रहा है सभी के सभी उसमें अवस्थित हैं। ये रेल मार्ग एशिया का सबसे महत्वपूर्ण एवं विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। साइबेरियन जो है, पार साइबेरियन स्टेट विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया। अभिकथन है कि परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। सही है, जनसंख्या का आकार अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा परिवहन चाहिए, कम है तो कम, जैसे दिल्ली शहर आप ले लीजिए। दूसरा कारण है जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। सही है ये भी, जैसे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा ही आपको क्या पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। अगला तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक व्यापारी जल मार्ग को बृहत ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक जो है समुद्री मार्ग को क्या बोला जाता है, बृहद ट्रंक मार्ग बोला जाता है, क्योंकि ये विश्व का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। ये विश्व का सबसे व्यस्ततम मार्ग है, विश्व का सबसे व्यस्त मार्ग यही है, इसलिए इसको बृहद ट्रंक मार्ग कहते हैं, व्यस्त मार्ग है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुएं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन, कामेकॉन पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, टैप लाइन। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा बिग इंच पाइपलाइन, ये आपका क्या है सही है, इसमें आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई 1840 किलोमीटर है।
जबकि ये जो है ये सोवियत संघ में है, कामेन्केन पाइपलाइन ये यूएसएसआर में है, यानी सोवियत संघ सीधे लिख देते हैं, सोवियत संघ में ये है। जबकि नॉर्ड स्ट्रीम कहाँ पे है, तो ये जो है लाइन कहाँ है, रूस के वेवबार्ग जर्मनी ग्रीफसलैंड से जोड़ने वाली है, रूस और जर्मनी को जोड़ने वाली, रूस और जर्मनी। और टैप लाइन ये कहाँ पे है, तो ये एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट जो है ये आपका क्या है, भूमि सुधारक, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में काम करता है। इसी को जिप्सम हम लोग बोलते हैं, इसी को ही जिप्सम बोला जाता है। इसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2, ये इसका फार्मूला होता है। ये पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचाता है। इसमें क्या होता है, क्षारीय भूमि में सोडियम, Na मतलब सोडियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि में ये क्या होता है, बाधा पहुंचाता है। इसके लिए हम लोग कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है? विश्व व्यापार संगठन, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, संयुक्त राष्ट्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, इसे विश्व व्यापार संगठन जो है यही काम करता है। इसी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, यही है इसका आंसर। क्योंकि ये जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी ये 1995 में किया गया था। और ये जो यहाँ पे दिखा रहा है इसी को हम गैट बोलते हैं, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ में। तो इसी का नाम बदल करके फिर क्या कर दिया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के नाम WTO कर दिया था। तो ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, तो ये आपका सही है। दूसरा है कथन मतलब कारण, प्लासी के युद्ध विजय द्वारा किसने, क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा कथन ए और कारण दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी करता है, तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन चुनें। तो आपका पहला है कि इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया, सही बात है। यह युद्ध 1799 में अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, ये भी सही है। अगला है इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपना साम्राज्य में मिला ली, ये गलत आंसर है। 1799 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, ये सही है। तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग असत्य यही है क्योंकि ये अनिर्णायक युद्ध थी, इसमें कोई भी जीता या हारा नहीं था। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा सही, इसमें आपका सी सही हो जाएगा। 1799 में ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ध्यान देना है कि है सही है या नहीं है। सिंध का विलय 1843 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। पंजाब का विलय 1849 सही है। नागपुर का विलय 1853 में, ये भी सही है। अवध का विलय 1848 में, तो ये गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग नहीं पूछा है, तो आपका ये आंसर जो है सही है। अवध का विलय 1854 में किया गया था, ना कि 1848 में। तो ये आपका आंसर 1856 ये था, 54 नहीं था, 1856 में किया गया था। बाकी सारे सही। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। संस्था है और स्थापना वर्ष आर्य समाज की पहला है। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था, ये 1875 में होता। वेद समाज की
जो वेद समाज की स्थापना 1864 में, ये भी सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में, ये भी सही है। देव समाज 1887 में। तो आपका चारों का चारों सही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 1, 2, 3, 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है? ये चीज़ देखिए, नहीं है। तो कंबन, ननयन, टिक्कन, एरनन। तो आपका इसमें से सही जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंबन जो है ये नहीं है, बाकी ये तीनों क्या हैं? सही है। ये तीनों लोग इसका जो है व्याख्या किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा एक सबसे पहले घटित हुई थी? बाल गंगाधर तिलक का निधन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, रॉलेट एक्ट विधेयक को पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो इसमें जो आपका हम देखते हैं पहले सबका टाइम, बाल गंगाधर तिलक का जो निधन हुआ था 1 अगस्त में हुआ था, अगस्त 1920 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था ये दिसंबर में, ज़्यादातर इनके होते थे दिसंबर में, और कब हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट विधेयक पास हुआ था कब? तो ये हुआ था मार्च 1919 में। जलियांवाला बाग नरसंहार आप लोग को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा घटित हुआ था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1932, 5 मार्च 1931। तो आपका सही आंसर इसमें जो हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसमें 1932 को हुआ था, 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था 1932 को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? पहला, ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है, सही है आपका आंसर। दूसरा है ग्राम पंचायत ग्राम सभा से ऊपर होती है, ये भी आपका आंसर क्या है? क्या पूछा है? सत्य है। तो ये आपका सही है, जबकि पहला क्या है? सॉरी, ये भी दोनों को दोनों ही सही है, सॉरी, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है, ये सही है। ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा से ऊपर होती है, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? तो पहला, मतदाता सूची का निर्माण करना तथा उसका रख रखाव करना, सही है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, चुनाव की अधिसूचना, पर ये भी सही है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये गलत है। आचार संहिता का निर्माण करना, ये भी सही है। तो नहीं पूछा है, तो आपका सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जो जारी करता है वो सेंटर के लिए राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य के लिए राज्यपाल जारी करता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/1 सदस्य रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या कितने से कम नहीं हो सकती है? तो राज्य विधान परिषद की यहाँ पे बात कर रहा है, तो आपका यहाँ 40 हो जाएगा। 40 से कम नहीं हो सकता विधान परिषद में जो सदस्य संख्या, इससे कम नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे विधानसभा की बात किया होता तो विधानसभा में मैक्सिमम 60, मतलब मिनिमम जो होते हैं कम से कम विधानसभा में 60 होते हैं और मैक्सिमम 500, अगला 400 होते हैं मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कानूनी मामले में भारत सरकार को सलाह देने हेतु महान्यायाधीश के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जिसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है, किसी भी विधिक विशेष को बना सकता है। यहाँ पे क्या बोला है? महान्यायवादी का पद। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा
जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उसी को भारत सरकार के सलाह के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और इसका अनुच्छेद 76 में प्रावधान है, महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत प्रावधान है। इसको संसद में बोलने भाग लेने का अधिकार होता है। संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थ से प्राप्त करते हैं। दूसरा है, कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसमें ये आपका गलत है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव से, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिड़ला परीक्षण किसके लिए किया जाता है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पित्त ज्वर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड के लिए बिड़ला परीक्षा किया जाता है। ठीक, और टाइफाइड के लिए, जबकि ये टाइफाइड होता किससे है? तो टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला एंटेरिका सारा टाइप बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये बैक्टीरिया है जिसके कारण टाइफाइड नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म करते हैं, और कारण है कि ऊन उष्मारोधी है तथा इसके रेशे के बीच में वायु फंसी रहती है। ये सही है, दोनों का दोनों ही विकल्प सही हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये, दोनों ही विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकिरण के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? ठोस, द्रव, गैस या कोई भी नहीं। तो विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपकी ऑप्शन हो जाएगा डी, विकिरण जैसे सूर्य का विकिरण होता है उसी तरह से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें, 1 और 2। जाइलम का काम क्या होता है? तो जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना। मूल रोम का क्या काम होता है? तो इसका जल का अवशोषण करना। फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन को परिवहन करना। और ये तीसरा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका विकल्प हो जाएगा, क्या होगा सही? बी आपका सही है, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक है कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो आपका सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है CaC2O4 या CaCO का होल 2 है। ये आपका फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? यहाँ विटामिन है और इससे होने वाले रोग के नाम दिए गए हैं। तो देखते हैं। विटामिन B6 से चर्म रोग सही है। विटामिन B12 रुधिर क्षणिता सही है। विटामिन E, आपका ये क्वेश्चन जो है विटामिन E ये भी सही है। जो जनन शक्ति में कमी होता है, ये भी सही है। विटामिन A स्कर्विक, ये गलत है, मतलब इस हिसाब से ये सही है। विटामिन A से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, रतौंधी नामक रोग होता है, जबकि स्कर्विक विटामिन C से होता है। और विटामिन में कौन कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? तो गई भैंस पानी में, यानी कि B और C क्या है? पानी में घुलनशील है। H2O में घुलनशील है, घुलनशील होता है, बाकी सब वसा में होता है। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? तो अलैंगिक, लैंगिक, A और B दोनों अर्धलैंगिक। तो आपका सही होगा अलैंगिक। यहाँ कायिक प्रवर्धन का अर्थ होता है कि बिना सेक्सुअल के, जैसे नर और मादा के संबंध से ही जो जनन हो जाता है उसे कायिक जनन कहते हैं। जैसे
आप गुलाब के डाली को तोड़ के लगा दिए, गुलाब लग गया। आलू को काट के लगा दिए, ये सब क्या है? कायिक प्रवर्धन। अगला है उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करती है? तो इसमें अपसारित, अभिसारित या कोई प्रभाव नहीं डालता, वर्ण विक्षेपित कर देता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 58 का क्वेश्चन नंबर का आपका क्या हो जाएगा? बी। यानी कि जब क्या होता है, उत्तल लेंस पे पड़ने वाला जो आपतित प्रकाश होता है उसको अभिसारित कर देता है, यानी कि अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भौम जल स्तर में कमी के कारण, मतलब कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? औद्योगिकरण में वृद्धि, यहाँ पे नहीं पूछा है, यह है, सही है, गलत। जल संसाधन का कुप्रबंधन, ये भी नहीं। अत्यधिक जनसंख्या, ये भी नहीं। अत्यधिक वर्षा, ये प्रभावी नहीं है, बाकी सारे क्या है? प्रभावी हैं। अत्यधिक वर्षा से भौम जल स्तर में क्या दिक्कत होगा? कोई नहीं, बल्कि और भौम जल स्तर उचित होगा, अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, इसी को NHAI बोलते हैं, NHAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? पहला, यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है, सही है। इसका परिचालन वर्ष 1999 में किया गया, ये गलत है। तो इस हिसाब से आपका ए सही हो जाएगा। इसका 1995 से 95 से क्या किया जा रहा है? परिचालन किया जा रहा है। और यहाँ पे स्वायत्तशासी मतलब ये अपने नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्म में कौन से सही सुमेलित हैं? यहाँ पे फसल के नाम है, यहाँ जीवाणु है। सोयाबीन के राइजोबियम जैपोनिकम जो, और अगला है कि जलीय फर्न एनाबीना एजोली, ये भी सही है। लुसर्न राइजोबियम मेलिलोती, ये तीनों के तीनों ही क्या है? सही है। इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तीनों ही विकल्प क्या है? मिले नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहते हैं? परंपरावादी अवस्था, परंपरावादी आत्मसमर्पित अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, यही सही है। परिपक्वता की अवस्था जो है इसी को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरित विकास की अवस्था बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं, ये आपका अभिकथन है। आर है कारण, इन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो इसमें जो आपका दोनों को दोनों ही सही है, और इसका ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा है गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? यहाँ पे पूछा है, ध्यान देने योग्य बात। मेहसाणा, नवागाम, मोरान, लूनेज, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा मोरान जो है ये कहाँ पे स्थित नहीं है? गुजरात में, बाकी ये सारे स्थित हैं। मोरान कहाँ पे स्थित है? तो ये असम में स्थित है, असम में मोरान स्थित है। और एक है नाहरकटिया, ये भी कहाँ है? उसी में है नाहरकटिया। और डिगबोई भी कहाँ है? असम में ही, तो ये असम में स्थित है, बाकी ये गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ भागों में भौम जल स्तर के नीचे होने के निम्नलिखित में से किस एक के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है? संकेंद्रण में वृद्धि हुई है, आर्सेनिक, सोडियम, पोटेशियम या बेरिलियम। तो आपका सही आंसर होगा आर्सेनिक, ये इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक से क्या होता है? जल प्रदूषित होता है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, पिछली बार पूछा था देशों के नाम देके कि किस देश के जल स्तर में आर्सेनिक पाया जाता है, 2022 के पीसीएस में ये पूछा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, बेमनाद कयाल जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है के मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन अवस्थित है? पारादीप, हल्दिया,
कोच्चि या मंगलौर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से जो कोच्चि है ये कहाँ पे है, यही वहाँ पे स्थित है वेम्बनाड कायल, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, तो यह पतन केरल में है, स्थित है वेम्बनाड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर संबंधित है साधारणीय विकास से, समावेशिक समृद्धि से, राष्ट्रीय आय का वास्तविक सूचक, वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से ही ये संबंधित है। यह महंगाई मापने का एक उपकरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, सही है, नहीं पूछा यहाँ पे, ध्यान देना। एथलीट फुट कृमि जनित, ये गलत है आपका। बाकी न्यूमोनिया भी जीवाणु से होता है, रेबीज भी सही से होता है। एथलीट जनित जो रोग होता है वो किससे होता है, कवक जनित रोग है, कृत्रिम नहीं, ये कवक से होने वाला रोग है, तो कवक जनित रोग है, तो ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, काई एवं लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार में, रेगिस्तान क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, लाइकेन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती है टुंड्रा में, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत कम होता है और कुछ नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिकी तंत्र का सही क्रम है। पराक्रम निर्गत निवेश गलत, निर्गत निवेश पराक्रम गलत, पराक्रम निवेश निर्गम गलत। आपका पहले निवेश होगा, ये सही है, फिर पराक्रम, फिर निर्गत होगा। पहले निवेश करेंगे, पराक्रम, निर्गत, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपको पिछली बार भी बता चुके हैं। दहन एवं कृषि किसको भी बोला जाता है, स्थानांतरित कृषि को ही दहन एवं कृषि बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि थोड़ी जगह के जंगल को काट के पहले यहाँ किया जाता है, फिर इसको आगे बढ़ दिया जाता है। जैसे अमेजन के जंगल में ऐसा होता है स्थानांतरित कृषि, इसी को कर्तन एवं दहन कृषि भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित हैं। पीसी कल्चर मत्स्यन सही है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन सही है, बेटी कल्चर अंगूर की खेती सही है। तो आपका इसमें सी हो जाएगा, तीनों के तीनों ही क्या है, सही सुमेलित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से है। एनोसीमिया, इम्फाइसीमा, स्लीप एपनिया या ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया तो कैंसर है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो ए हो जाएगा, एनोसीमिया। इसी में क्या होता है, सूंघने की शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है या तो बढ़ जाती है। और स्लीप एपनिया इसमें क्या होता है, निद्रा संबंधी बीमारी है, निद्रा कम आती है, निद्रा संबंधी बीमारी। और इम्फाइसीमा इससे क्या होता है, इसमें एक प्रकार क्या है, क्रानिक प्रतिरोध है, मतलब फुफ्फुसीय रोग है। इसमें क्या होता है, फुफ्फुसीय रोग है ये। जबकि स्लिप ये जो है ल्यूकेमिया, ये एक कैंसर है, रक्त कैंसर है, इसको रक्त कैंसर बोलते हैं, रक्त कैंसर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। योजनाएं और प्रारंभ वर्ष, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये आपका सही है, 2007 में आया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में सही है। राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन 2008 में नहीं, ये गलत है, ये आंसर आपका गलत है। ये 2008 में नहीं बल्कि कब आया था, 2004 में आया था। तो ये आपका, बाकी ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, औसत आय के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, ये सही है। अगला है,
औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। हाँ ठीक है, तो आपके इसमें दोनों ही सही हैं। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट, इसी का पार्ट 2 बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा होने की वजह से इसको हम रोक देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।